हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे। जैसे पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या था, एक तो डबल डिस्कस हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, क्या कहता है, रिवाइज किया करके पढ़े, क्या बोलता है, प्रोप्राइटर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, है ना। मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एनी मॉनेटरी आइटम शुड बी ट्रांजैक्टेड इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी एंड द मनी मीन्स लीगल करेंसी ऑफ दैट कंट्री। सपोज इन इंडिया वी डूइंग अकाउंटिंग, रुपी विल बी द मनी, है ना। यूएस के लिए डॉलर हो गया, रसिया के लिए रूबल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। ठीक है, बिजनेस एंटिटी हो गया, मनी मैनेजमेंट हो गया। एक समझिए, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस कितने थे, 3 थे। क्या क्या था, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल एंड गोइंग कंसर्न। आउट ऑफ द 3 वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस द एक्रूअल कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पूरे अकाउंटिंग में ये यूज होता है, चाहे वो सोल ट्रेडिंग का अकाउंटिंग कर रहे हैं, पार्टनरशिप का कर रहे हैं, किसी भी जॉइंट वेंचर का कर रहे हैं, बैंक का कर रहे हैं, कंपनी का कर रहे हैं या नॉन कंपनी का कर रहे हैं। हम अगर कहीं भी अकाउंटिंग कर रहे हैं तो वी मस्ट फॉलो द एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अब ये होता क्या है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, एक नहीं 2-4 एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे समझिए, एग्जाम्पल 1, मान लीजिए कि हमारा कोई एक एम्प्लॉय है, मान लो मिस्टर रवि। कौन है, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी जो काम करते हैं। अब इस एम्प्लॉय रवि को क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा ना, सैलरी ऑफ रुपी मान लो 10,000 पर मंथ। तो एज अ बिजनेसमैन मेरा एम्प्लॉय अगर रवि है तो उसको हम सैलरी पूरे साल भर में कितना देंगे, 1,20,000 देंगे। फॉर बिजनेस सैलरी इज द एक्सपेंसेस, कैन यू से सैलरी इज द क्या, एक्सपेंसेस। एक्सपेंस मीन्स व्हाट, खर्चा। तो बिजनेस के लिए सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस है। फॉर 1 ईयर सैलरी कितना एक्सपेंस बनेगा, 10,000 मंथली है, इंटू 12, 1,20,000। अब ये जो सैलरी है कह सकते हैं सैलरी एक्रू हो गया ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द, यानी 1 साल का सैलरी कितना बन गया, 1,20,000 रुपये बन चुका है। क्योंकि हमारा एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम किया, तो बिजनेस में 1 साल अगर काम करेगा तो मुझे इस साल का खर्चा 1,20,000 देना है, एक्रू हो चुका है। अब ये 1,20,000 हम इसी साल खर्चा मानेंगे, हम अगले साल नहीं मानेंगे, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि हमने सैलरी उसको पेड किया, मान लो 1,00,000 रुपये ही पेड किया, सैलरी कितना पेड किया। तो मुझे बताइए
कि हम सैलरी एक्सपेंस कितना माने, 1 लाख मान ले कि 1,20,000 माने? 1,20,000। आप बोलिए तो समझाए था? आप बताइए 1 लाख, आप बताइए 1 लाख, 1 लाख। यू ऑल आर रॉन्ग। भेज भाई, सैलरी मीन्स व्हाट, हमारा एम्प्लॉय पूरे साल भर काम कर रहा है, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। तो उस साल में वो 12 महीने काम किया, तो हम उस साल का एक्सपेंस हम 12 महीने का मानेंगे। हम पेमेंट 12 महीने से कम का करें या 12 महीने से ज़्यादा करें? मेरी एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर जो कंसीडर की जाएगी वो 1,20,000 कंसीडर की जाएगी। अब मान लो कि हम सैलरी पेड ही नहीं करें एक साथ, सपोज जैसे पहले होता था कि सरकारी नौकरी जो करते थे बिहार गवर्नमेंट में होता है, सैलरी आउटस्टैंडिंग रहता था, 1-1 साल के एरियर रहता था, उसको फिर अगले साल मिलता था। तो सरकार उसका पीएल जब बनाती होगी या सरकार की जब डिपार्टमेंट है वो अपना अकाउंटिंग करती होंगी, वो सैलरी एक्सपेंस मानती होगी, हाँ एरियर में लेके चलता होगा। क्या मानेगा? एरियर। एरियर मतलब होता है बकाया, जिसको आउटस्टैंडिंग भी कहते हैं। तो हियर सैलरी पेड इज ₹1 लाख, बट आवर सैलरी एक्सपेंस इज व्हाट? 1,20,000। तो सैलरी स्टिल पेबल कितना कहलाएगा? सैलरी इज स्टिल पेबल। स्टिल पेबल मतलब अभी भी देना है मुझे, स्टिल पेबल कितना कहलाएगा? 20,000 कहलाएगा। स्टिल पेबल मतलब बकाया कह सकते हैं, इसका और भी नाम है, हम एरियर कह सकते हैं, हम और भी कह सकते हैं, इसको ड्यू कह सकते हैं, पेबल कह सकते हैं। पेबल मतलब पे करना है, पेबल मतलब क्या होगा? पे करना है। आउटस्टैंडिंग भी कह सकते हैं। These all are the same। सैलरी आउटस्टैंडिंग है अभी 20,000 रुपया बिजनेस के लिए। अब हमको देना है, तो ये जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है ये बिजनेस के लिए दायित्व बन जाएगा। दायित्व मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, दिस इज कॉल्ड द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। अगर आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, आप एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हैं, तो दीज आर द ऑब्लिगेशन बाय ऑफ देम, और वो उनका जो ऑब्लिगेशन है दैट इज कॉल्ड सोशल ऑब्लिगेशन। सोशल ऑब्लिगेशन तो हमारा सामाजिक कर्तव्य होता है। एक होता है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, जो बिजनेस में हमारा किसी से पैसा देना होता है। हमने किसी से कर्ज लिया तो देंगे, कोई मेरे यहाँ काम किया तो उसको पेमेंट करेंगे। दिस इज द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन एंड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इज कॉल्ड लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है इसका डिटेल हम डिस्कशन करेंगे आगे आने वाले टॉपिक में। बट ये समझो लायबिलिटी का मतलब ही लेमन मैनर में, लायबिलिटी का मतलब ये हुआ कि मेरी कोई दायित्व है, मुझे फ्यूचर में पेमेंट करना है किसी को, मुझे पेमेंट फ्यूचर में किसी को करना है, तो दिस इज माई लायबिलिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं दायित्व। उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबल है ना। चलो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम आउटस्टैंडिंग की बात करें कि सर सैलरी आउटस्टैंडिंग अगर निकला, यहाँ सैलरी आउटस्टैंडिंग मीन्स कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो सकता है। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग कैसे निकल रहा है? हमारा क्या ज़्यादा है, सैलरी एक्सपेंस की सैलरी पेड? सैलरी एक्सपेंस ज़्यादा है, तो सैलरी एक्सपेंस और सैलरी पेड सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द पेमेंट। अगर मान लो कि हमारे यहाँ एम्प्लॉय 12 महीने काम किया, पूरे 12 महीने का पेमेंट कर दिए, 1,20,000 पेमेंट कर दिए, तो यहाँ पर सैलरी एक्सपेंसेस और पेमेंट दोनों सेम है, यहाँ कोई आउटस्टैंडिंग नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग कब आएगा? आउटस्टैंडिंग आएगा उस समय जब आपका एक्सपेंस बन चुका है बट आपने पेमेंट नहीं किया। अब ऐसा क्या हो रहा है कि जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो ईयर वाइज करते हैं, अकाउंटिंग ईयर फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं बेटा? अकाउंटिंग ईयर फॉलो करते हैं। तो अकाउंटिंग ईयर फॉलो करना मतलब जिस साल का हम अकाउंटिंग करें उसको उस साल रिकॉग्नाइज करेंगे। और अकाउंटिंग ईयर कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक कैलेंडर ईयर और एक फाइनेंशियल ईयर। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सैलरी आउटस्टैंडिंग जब उस समय निकलेगा व्हेन आवर एक्सपेंसेस ग्रेटर देन द एक्सपेंसेस पेड। मैंने जितना पेमेंट किया उससे ज़्यादा मेरा खर्चा है। मान लो कि हमने बिजली कंज्यूम किया, 1,000 का बिजली कंज्यूम किया, मैंने 900 पेड ही किया, तो 100 मेरी अभी बकाया है ना, हमको देना है ना। तो बिजली का खर्चा 1,000 माना जाएगा, 900 नहीं माना जाएगा। आपने कितना पे किया उससे मतलब नहीं है, कितना आपका बन गया उससे मतलब है।
अब कितना बन गया, यही तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वट एवर इनकम और एक्सपेंसेस, वट एवर इनकम और एक्सपेंसेस एक्रूड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर शुड बी रिकॉग्नाइज इन दैट अकाउंटिंग ईयर। तो यहाँ पर हमारा जो सैलरी एक्सपेंस है कितना बन गया, 1,20,000 बनेगा, कोई इशू नहीं है। अब हम लोग एक एग्जांपल और समझते हैं, सैलरी, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग कैसे निकलेगा, सैलरी आउटस्टैंडिंग कब निकलेगा, या कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग कब आएगा, जब हमारा पेमेंट कम होगा और एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा तो ये आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बताइए, कैश मेरा कितना आउटफ्लो होगा, कैश कितना गया मेरा, 1 लाख गया कि 1,20,000 गया कि 20,000 गया, कैश कितना पेड किए थे, सैलरी कितना पेड किए थे, तो कितना में कैश जाएगा, जितना पेड करेंगे उतना ही जाएगा, 1 लाख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल 2 देखिए, फ्रॉम द एबव एग्जाम्पल, फ्रॉम द एबव एग्जाम्पल 1, if salary paid is ₹1,30,000, अब बताओ, उस ऊपर की ग्राफों को मैं कैरी आउट कर दिया, बट चेंज क्या हुआ कि ऊपर में सैलरी पेड 1 लाख था, यहाँ सैलरी पेड कितना है, 1,30,000। हमारे एम्प्लॉय कितने के महीने पे काम कर रहा है, 10,000, एक साल में कितना एक्सपेंस, 12 महीना हो गया तो 1,20,000। अब यहाँ पर बताओ कि सैलरी एक्सपेंस यहाँ पर कितना मानेंगे, 1,20,000। आप बताइए, सैलरी एक्सपेंस हाँ कितना मानेंगे, 20,000। आप बताइए, आप बताइए, 1,20,000, वेरी गुड। क्या पे कर रहे हो डजंट मैटर, कितना एक्सपेंस बन रहा है वो मैटर करता है। आपने इस बार ज़्यादा पेमेंट कर दिया, तो ज़्यादा पेमेंट का कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट ईयर में उसे कमा लेंगे ना, सर वो छोड़ देगा तो कहेंगे जितना तो एडवांस तुम्हारे ऊपर है दो हमको। मान लीजिए कि हमने रेंट 3 महीने का एडवांस दे रखा है, तो रेंट मेरा खर्चा है लेकिन हम 3 महीने का एडवांस चल रहा है और हमको इसी महीने में रेंट खत्म, मतलब कि मान लो छोड़ना है, तो 3 महीने जो एडवांस दे रखे वो क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे, उससे मांग लेंगे सर हमको दे दीजिए। तो जब एक्सपेंस, जिसे आप सुने होंगे मोबाइल में प्रीपेड सुनते होंगे, यस सर, तो प्रीपेड का मतलब क्या होता है, पहले रिचार्ज करवाना, पहले ही दे देना है। हाँ, प्रीपेड, प्री मतलब होता है पहले, पेड मतलब पहले पेड कर दिया, पेड इन एडवांस कहते हैं, यानी एक्सपेंसेस कंज्यूम होने से पहले, मोबाइल पे बतियाने से पहले पैसा डाल दो। आजकल जैसे बिजली में हो गया प्रीपेड मीटर आ गया है, पोस्टपेड क्या होता है, बतिया लो तब पेड करो। तो प्रीपेड और पोस्टपेड में अंतर हो गया, पोस्ट मतलब होता है बाद, पोस्ट मतलब क्या होता है बाद, प्री मतलब होता है पहले। अब बिजली मीटर जो लग गया है हमारे यहाँ, आपके यहाँ, सबके यहाँ, तो आप क्या करते हैं, जैसे मीटर में पैसे डालते हैं, ऑनलाइन रिचार्ज करते हो सब लोग, डालते हैं तब ना बिजली आता है, और जैसे बैलेंस नील हो गया तो आपको वो इंडिकेटर आएगा, बिजली 2-400 रुपये बैलेंस रहता है तो मैसेज आने लगता है, और टू इतना परेशान कर देगा, आपको डालना ही पड़ जाएगा। अब मान आप भी वैसे ही हैं, नहीं डालेंगे जब तक लाइन कटेगा तो बिजली कटेगा। कभी कभी तो होता है कि टंकी भराते रहता है, लाइन कट जाता है, तो बैलेंस डाल दीजिए। तो प्रीपेड वही हुआ कि एक्सपेंसेस बनने से पहले हमने पे कर दिया। अब यहाँ पर देखो मेरा एक्सपेंस कितना बना था, 1,20,000, हमने पेड कितना कर दिया, तो कितना ज़्यादा पेड कर दिया, वही 10,000 प्रीपेड कह रहे हैं। मान लो कि बिजली मीटर में 500 मेरा निगेटिव चल रहा है, कितना चला नेगेटिव, तो मतलब कि हम मेरा खर्चा बन चुका है 500, लेकिन हमने पेमेंट नहीं ना किया तो निगेटिव है। हम मान लो कि 1,000 का रिचार्ज करवाते हैं, कितना रिचार्ज करवाए, 1,000, तो मेरा बैलेंस कितना दिखेगा, 500 पॉजिटिव दिखेगा, क्योंकि जो हम 1,500 नेगेटिव था वो तो खत्म कर लेगा, और 1,000 डाले तो 500 बचा ना बैलेंस, तो प्रीपेड कितना कहलाएगा, 500 कहलाएगा, 1,000 नहीं कहलाएगा। प्रीपेड का मतलब हुआ कि द एक्सपेंसेज विच आर नॉट इनकर्ड बट पेमेंट हैज बीन मेड, दोज एक्सपेंसेज which has not incurred, not accrued, यहाँ एक्सपेंस एक्रू हुआ है 1,20,000, कितना एक्रू हुआ है, बट 10 एक्रू नहीं ना हुआ, तो those expenses which has not incurred but has been paid, but paid कितना किया, 1,30,000, तो the extra 10,000 is called paid in advance।
हमारे यहाँ एम्प्लॉय आएगा तो हम उसको 1,20,000 देंगे। हम मान लो 10,000 का महीना दे रहे हैं, लास्ट मंथ बोलता है भैया सर मेरे बेटा का बर्थडे है, मेरा एनिवर्सरी है, हमको बाहर जाना है तो 1 महीना का एडवांस दे दीजिए। तो हमने क्या किया, पेड इन एडवांस। समझ गए? तो यहाँ पर मेरा सैलरी एक्सपेंस जो बनेगा वो बनेगा 1,20,000 और सैलरी जो हमने पेड किया कितना किया, 1,30,000। तो यहाँ पर 10 साल हमने ज्यादा पेड कर दिया, इसको कहेंगे सैलरी प्रीपेड। प्रीपेड और इसी को बोलते हैं पेड इन। अब बताओ ये मेरे लिए लायबिलिटी होगा क्या, क्या हमको चुकाना है फ्यूचर में कि हम सब उससे ले सकते हैं? ये मेरे लिए एसेट्स है। एसेट का मतलब होता है संपत्ति जो मेरा है, जिसपे मेरा फाइनेंशियल राइट्स है, जिससे मेरा क्या है, फाइनेंशियल राइट्स है। जैसे ये सब मेरे पे मेरा फाइनेंशियल राइट्स है, दिस इज माय एसेट्स। अब मान लें हमने आपको 5,000 एडवांस दिया तो मेरा एसेट 5,000 के लिए तुम्हारे यहाँ है कि हमको पैसा हम रिकवर कर सकते हैं। तो एसेट्स मीन विच गिव्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंड विच कैन बी सोल्ड, है ना। तो यहाँ पर प्रीपेड एसेट्स, प्रीपेड सैलरी जो है कितना कहलाएगा, 10,000। तो अब बताओ प्रीपेड सैलरी निकालने का फॉर्मूला क्या बना, सैलरी पेड माइनस सैलरी एक्सपेंसेस। सैलरी पेड माइनस सैलरी, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना, नोट करेंगे। एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लो कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड जो है वो 9 मंथ्स का है। मतलब हमने बिजनेस शुरू किया था सपोज करो कि 1 जुलाई 23 को, ठीक है। ये एंड कर रहे हैं हम 31 मार्च 24 को। बताओ कितना मंथ हो जाएगा। बिजनेस कब शुरू हुआ है, 1 जुलाई को, और बिजनेस कब एंड हो रहा है, 31 मार्च को। उंगली निकालिए, काउंट करिए कितना महीना होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कितना मंथ हो गया, 9 मंथ। तो मेरा इस बार अकाउंटिंग पीरियड 9 मंथ का है। अब बताओ सैलरी जो है 10,000 मंथली है। कितना मंथली बेटा, ध्यान से देखेंगे। और सैलरी पेड हमने किया ₹1,00,000। बताइए, आपसे सवाल है, इसका जवाब देना है आपको। क्या क्या जवाब देना है, इसमें आपको भरने हैं। सैलरी एक्सपेंस कितना होगा, सैलरी ड्यू कितना होगा, या सैलरी प्रीपेड कितना होगा। सवाल लिख के इसको फिल इन द ब्लैंक्स करिए। कितना होगा सैलरी से बताओ, तुम बताओ, तान्या।
कितना 90 की कैसे 90,000 होगा? गुड। जब हमारा अकाउंटिंग में अगर 9 महीने का है तो खर्चा हम 9 महीने का ही मानेंगे, 12 महीने का नहीं मानेंगे। ये वेरी गुड। 10,000 इंटू 9। अब बताओ अर्पिता, सैलरी ड्यू कितना होगा? निकालो। तुम बताओ, सैलरी ड्यू निकाल लिया? सर सैलरी नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 90,000 मेरा एक्सपेंसेस है और एक्सपेंस से ज़्यादा हमने पेड कर दिया। तुम बताओ ऋषभ, सैलरी प्रीपेड कितना होगा? क्यों होगा 10,000? क्योंकि आपने कितना पेड किया और मेरा खर्चा कितना बना था, तो प्रीपेड हो गया ना। ज़्यादा पेड कर दिए तो कितना प्रीपेड हो गया? 10,000। निकल गया अर्पिता? निकल गया। आउटस्टैंडिंग नहीं होगा, समझ गए ना? चले आगे, दे और सवाल बोलो, देते हैं। अब हम थोड़ा कॉलमनर देंगे। सबसे पहले समझिए कैसे देंगे। सबसे पहला कॉलम हम लिखेंगे अकाउंटिंग पीरियड। अभी देखेंगे, अभी लिखेंगे नहीं पहले से। एडजस्ट कर लेते हैं। सैलरी पेड salary expenses salary due and salary prepaid. अभी देखिएगा, अब लिखिएगा नहीं। कॉलम में अकाउंटिंग पीरियड मानेंगे हम, मान लो 12 मंथ्स। ये सब मंथ में है, ठीक? किसमें है? मंथ्स। सैलरी पेड मानेंगे हम 1,30,000। ये कितना होगा? ये भरना है आपको, ठीक है? जिसमें कुछ रहेगा नील कर दीजिएगा, ठीक है?
यहाँ क्या लिखा हुआ है? मंथ है, 1 मंथ है, अभी कितना है? 10,000। चलिए अब थोड़ा सा अपना टेक्निकल दिमाग यूज करिए और इसको फिल इन ब्लैंक करिए, मतलब क्वेश्चन उतार दीजिए सेम फॉर्मेट में। समझिए, पहला जो क्वेश्चन है इसमें अकाउंटिंग पीरियड कितने महीने का है? 12 महीने का। हमने सैलरी पेड कितना किया है? 1,30,000। हम यहाँ मान के चलेंगे कि 10,000 रुपया सैलरी का मंथली है, तो सैलरी एक्सपेंस कितना बनेगा? 1,20,000। ठीक है, अब सैलरी एक्सपेंस में बना 1,20,000, पेड कितना किया? 1,30,000। तो प्रीपेड कहलाएगा, आउटस्टैंडिंग कहलाएगा? प्रीपेड कहलाएगा कितना? 10,000। दूसरा में मेरा सैलरी पेड कितना है? 1,00,000। यहाँ भी हम मानेंगे 10,000 रुपया सैलरी का एक्सपेंस है, ठीक है ना। अब हमने कम पेमेंट किया, कितना कम पेमेंट किया बेटा? 20,000 क्या कहलाएगा? आउटस्टैंडिंग कहलाएगा या ड्यू कहलाएगा? थर्ड देखिए, 12 महीने का है, सैलरी पेड किया हमने 1,20,000, यहाँ भी मानेंगे 10,000 पर मंथ है, तो खर्चा भी कितना माना जाएगा? तो यहाँ पर ना सैलरी ड्यू होगा ना प्रीपेड होगा, ठीक है। अब 10 एक और देखिए, सैलरी पेड यहाँ पर 90,000 है, यहाँ पर मानोगे 10,000 पर मंथ है, तो 90,000 पेमेंट किया तो 10 महीने का तो 1,00,000 होगा ना, तो सैलरी एक्सपेंस कितना माना जाएगा? 1,00,000 कितना पेड किए तो कितना आउटस्टैंडिंग हो जाएगा? 10,000। नेक्स्ट देखो मेरा अकाउंटिंग, अब नेक्स्ट में थोड़ा सा टेक्निक है, यहाँ पर लिख लेंगे इफ मंथली सैलरी नॉट गिवन देन एज्यूम, ये हर जगह एज्यूम नहीं करेगा, इस क्वेश्चन के अनुसार है। एज्यूम दैट सैलरी इज ₹10,000 पर मंथ, ठीक है। अब देखो ये समझते हैं, मेरा अकाउंटिंग पीरियड कितने महीने का है? सैलरी एक्सपेंस कितना है? मतलब मंथली सैलरी यहाँ कितना होगा? 10,000 की 12,000 होगा, 12,000 होगा। यहाँ 10,000 नहीं माना जाएगा, क्योंकि मेरे अकाउंटिंग पीरियड के महीने कितने हैं? और 10 महीने में खर्चा कितना बन रहा है? तो एक्सपेंस तो वही होता है जो 20 साल का बना, तो 1,20,000 10 महीने का ही ना बना, तो एक महीने कितना बना? 12,000 बना। अब 1,20,000 में खर्चा बना और मेरा बकाया कितना है? 15,000। तो सैलरी हम कम पेमेंट किया होगा कि ज्यादा पेमेंट किया होगा? बकाया कब होता है? जब आप कम पेमेंट करते हैं। अब प्रीपेड कब होता है? जब आप, तो यहाँ पर खर्चा होने के बावजूद बकाया कितना है? 15,000। इसका मतलब हमने कम पेमेंट किया होगा, तो 1,20,000 माइनस 15,000 कितना जाएगा? सब लोग आया था? तुम समझे? तुम समझ रहे हो ना? चलो यहाँ डैश हो गए। नेक्स्ट देखिए, मेरा अकाउंटिंग पीरियड फिर कितने महीने का है? मेरा इस बार खर्चा कितना है? अब यहाँ मंथली सैलरी कितना होगा? 10,000 होगा, और मंथली सैलरी 10,000 है, और प्रीपेड कितना है?
यानी खर्चा के बावजूद भी प्रीपेड कितना है? तो हम ज्यादा पेमेंट किए होंगे कि कम पेमेंट किए होंगे? ज्यादा पेमेंट किए होंगे। कितना पेमेंट किए होंगे टोटल? 1,15,000। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मेरा अकाउंटिंग पीरियड कितने महीने का है? 10 महीने का है। सैलरी पेड कितना की है? 90,000। और प्रीपेड कितना है? 5,000। अब समझो ध्यान से, 90,000 पेमेंट किए, जिससे 5 हम ज्यादा पेमेंट किए, तो मेरा एक्सपेंस कितना होगा? 85,000 सिंपल, डायरेक्ट निकल जाएगा ये। सैलरी पेड माइनस प्रीपेड, यानी सैलरी एक्सपेंस अगर निकालना हो, जैसे आप देखो इक्वेशन बनाओ, यहाँ इक्वेशन बनाओ। सैलरी आउटस्टैंडिंग निकालने का क्या फॉर्मूला लिखवाए थे? माइनस और सैलरी प्रीपेड का क्या फॉर्मूला लिखवाए थे? सैलरी पेड माइनस सैलरी। ये लिखवाए थे। क्या इक्वेशन बन सकता है? अगर हमको सैलरी एक्सपेंस निकालना है, और तो सैलरी पेड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो क्या माइनस करेंगे? क्या माइनस करेंगे? इस इक्वेशन समझिए, हमको क्या निकालना है? सैलरी एक्सपेंस निकालना है। और हमको क्या दिया हुआ है? तो ये इक्वल्स इधर पॉजिटिव है, इधर निकल जाएगा। तो सैलरी पेड से क्या माइनस करेंगे? सैलरी प्रीपेड माइनस कर लेंगे। दूसरा क्या बन सकता है? अगर मान लो सैलरी एक्सपेंस निकालना है और यहाँ सैलरी पेड है, अब बताओ इस इक्वेशन चलते हैं, हमको क्या निकालना है? सैलरी एक्सपेंस निकालना है। सैलरी पेड दिया हुआ है, यहाँ ये सैलरी पेड माइनस में है, और ये पॉजिटिव इधर जाकर क्या होगा? माइनस 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 क्या हो जाएगा? क्या होगा? किसको? मैंने बोला था कि सैलरी हम पेड से चलेंगे, मतलब पेड हमको दिया हुआ है, पेड से चलेंगे। तो पेड में प्रीपेड माइनस होगा, और पेड में आउटस्टैंडिंग क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो सैलरी एक्सपेंस आ जाएगा, बिकॉज कम पेमेंट करते हैं। इसमें सिलेक्शन लोग क्या करेंगे? करने के लिए आउटस्टैंडिंग को हम प्लस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये हो गया। ये देखिए, ये दो नहीं, एक क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखिएगा, सब जगह क्या है? क्वेश्चन मार्क है ना। ये देखो 13 मंथ से मेरा काम है, मैंने कितना पेड किया, और मेरा सैलरी कितना बन रहा है? बताओ मंथली सैलरी यहाँ कितना है? 78,000 महीने, पूरे एक साल का सैलरी, पूरे 13 महीने का सैलरी है। 13 महीने का है, 12 महीने का इस बार नहीं है, क्योंकि मेरा अकाउंट में इस बार 13 महीने का हो चुका है। तो 13 महीने का सैलरी कितना है? 78,000। तो 1 मंथ का सैलरी कितना होगा? 78,000 डिवाइड बाय 13 कितना आएगा? 6,000। ये बात समझ में आ रही है ना? ये हो जाएगा। दूसरा कि हमने सैलरी पे 78,000 है, और सैलरी पे 1 लाख है, कि ज्यादा की इनकम की है, ज्यादा की है, कितना ज्यादा की है? क्या कहलाएगा? प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग? ये कहलाएगा आपका प्रीपेड। ठीक है। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट बड़ा अच्छा सवाल है। कितने महीने का मेरा अकाउंटिंग पीरियड है? 13 महीने का। न पेड दिया हुआ है, न एक्सपेंस दिया हुआ है, न ड्यू दिया हुआ है, लेकिन प्रीपेड दिया हुआ है 10,000। अब 10,000 कितने महीने का प्रीपेड है? 1 महीने का। बताओ, 1 महीने का हम एडवांस दिए हुए हैं 10,000। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि पर मंथ 10,000 सैलरी है। मेरा अकाउंटिंग पीरियड कितने महीने का है? तो सैलरी 13 महीने का कितना आ जाएगा? 1,30,000 हो जाएगा। और 1,30,000 खर्चा है, और 10,000 हम एडवांस दिए हुए हैं। तो हम ज्यादा दिए थे कि कम दिए होंगे? ज्यादा। कितना हो गया टोटल? ऐसे भी समझ में आ जाएगा कि 13 महीने का खर्चा 1 महीने का ज्यादा था, 14 महीने का टोटल दिया होंगे। 14 महीने का 1,40,000। नेक्स्ट, 13 महीने का पीरियड है, कितना पेड किए? 1,50,000।
कितना बकाया है। तो बकाया कब होगा? जब कम पेमेंट करते हैं तब, या ज्यादा पेमेंट करते हैं तब? कम। तो 150 प्लस 10 कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा सब एक्सपेंस। नाइस बेटा। लास्ट का सिर्फ लास्ट वाला ना, इसका अलावा सब बड़ा नहीं था बेटा। 3-4 बच गया था। ये क्लियर हो गया? अब ये देखो, समझो ध्यान से, कितना सैलरी पेड है, कितना एक्सपेंस है, ज्यादा एक्सपेंस है, कम एक्सपेंस है, तो आउटस्टैंडिंग होगा कि प्रीपेड होगा? कितना आउटस्टैंडिंग होगा? 10,000। यहाँ कितना एक्सपेंस है, कितना पीरियड है? 12,000। और ये आउटस्टैंडिंग कितना है? कम पेमेंट किए थे, ज्यादा पेमेंट किए थे? कम पेमेंट किए तो कितना आ जाएगा? 144 माइनस 20 हो जाएगा 1,24,000। यहाँ पेड कितना है, एक्सपेंस कितना है? तो ज्यादा पेड है, कितना ज्यादा पेड है? 18,000। 18 ना होगा? 18 प्रीपेड कहलाएगा, आउटस्टैंडिंग कहलाएगा? वेरी गुड, प्रीपेड कहलाएगा। यहाँ भी ज्यादा पेड है कि कम पेड है? क्या कहलाएगा? दिस इज द सॉल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए जो जो नहीं बनाएगा ऊपर वाला। अच्छा ये नोट कर, ये कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए, इसको रिवाइज करके आइएगा। 3-4 जो कॉन्सेप्ट बताए हैं इसमें से पूछेंगे कल, और भी थोड़ा सा पूछेंगे, एंड आगे कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसको नोट कर लीजिए। कोई भी चीज आप किसी भी अटेम्प्ट को करते हैं, रिकॉर्ड चल रही है ना? रिकॉर्ड चल रही है। किसी भी अटेम्प्ट, किसी भी चीज को हम करते हैं तो हमें अपना बेस्ट एफर्ट लगाना है। क्या लगाना है बेटा? बेस्ट एफर्ट लगाना। अगर हम बेस्ट लगाएंगे तो अल्टीमेटली हमको रिजल्ट अच्छा आएगा, हमको इग्नोर नहीं करना। दूसरी बात की अब हम थोड़ा सा नियम बता देते हैं क्लासेस के। एक तो आपको टेस्ट होगा जो मंथली बेसिस पे टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज टेस्ट होगा। जैसे चैप्टर एंड होता है आपका, एक टेस्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। टेस्ट अनाउंस करने में आपको कम से कम 2-3 दिन का टाइम मिलेगा कि 3 दिन का प्रिपरेशन कर लो, टेस्ट होने वाली है। जब हम कोई चैप्टर को पढ़ा दिए हैं, यानी हम 4 चैप्टर पढ़ा दिए और हम चौथे वाले का टेस्ट अनाउंस करते हैं, तो उसमें एक प्रोबेबिलिटी ये रहेगा कि जो पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर है उसमें से कोई क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब आपको बोला गया कि चौथा चैप्टर का टेस्ट होने वाला है, आपने चौथे का तैयारी करके आया, बट हम सरप्राइजिंगली एक क्वेश्चन ऐसा डालेंगे जो पिछले क्वेश्चन चैप्टर का होगा। तो उस केस में आप ये मतलब आप चौथा चैप्टर बोले थे, आप अभी दूसरा, तीसरा में से ले लिए डालेंगे तो आउटपुट भी बेस्ट नहीं आएगा। अगर हम इनपुट में कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जैसे आप मान लीजिए अभी छोटी सी 15 मिनट टेस्ट हुई, आपने सबमिट किया विदिन 6 मिनट, किसी ने सबमिट किया 12 मिनट्स, किसने हैंड राइटिंग पे अपना फोकस नहीं किया, कोई ईयर पे फोकस नहीं किया, तो कहीं ना कहीं हम गलती कर गए, एंड गलती करके तो हमारा रिजल्ट बेस्ट नहीं आया, हमारा जो टारगेट था उसको हम अचीव नहीं कर पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फोकस ऑन आवर टारगेट। हमें अपने टारगेट पे फोकस करना है, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें बेस्ट एफर्ट डालना है, बेस्ट इनपुट डालना है। जब हम बेस्ट इनपुट डालेंगे तो रिजल्ट आएगा, लेकिन हम 100% एक्सपेक्टेशन से और इमोशन के साथ आउटपुट पे फोकस नहीं करेंगे। और हम इमोशनली हम आउटपुट पे फोकस करते हैं, और सपोज कि आउटपुट से हम थोड़ा पीछे हो गए, तो जो इमोशनली अटैच होता है ना उसका इसीलिए खराब हो जाता है। हमारी बात समझ आ रही है? यानी आपको दिल से ना पूरा 100% इमोशनल किसी चीज के लिए नहीं रहना है। और आप इमोशनल है, वहां रिजल्ट नहीं आता है या गड़बड़ होता है, जैसे अभी आपकी रिजल्ट आने वाली है, इमोशनली अटैच मत रहिएगा कि हम एक्सपेक्ट किए थे इतना परसेंट का, इतना से 2% कम गया, अब 2 दिन आप दुख में निकाल दिए, तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि 2 दिन तो आपका वेस्ट हो गया। तो जो आया सो आया, हमें अपना बेस्ट देना है। तो जो शेयर मार्केट होता है, शेयर मार्केट जब हम शेयर खरीदते हैं या कोई शेयर इन्वेस्ट करते हैं ना, उसको ये सोच रखना है कि हार और जीत होगी, हमें सिर्फ जीत पे फोकस नहीं करना है। अगर हार भी मिलती तो हमको घबराना नहीं है, फिर हम लड़ेंगे, फिर हम खेलेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। उसी प्रकार कैरियर में कि हमें कैरियर हमने डिसाइड किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट से डिसाइड किया, यूपीएससी डिसाइड किया। अब एक सीए जो है यूपीएससी क्रैक किया है, 17th या 19th रैंक उसको आया है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को आया है, कोई अग्रवाल है।
तो उसने एक टारगेट पहले क्या बनाया होगा, टारगेट बनाया होगा चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना है, वो सीए क्रैक कर दिया और उसका टारगेट और उसका एक सुपीरियर बन गया कि हमको यूपीएससी। अब जैसे वो यूपीएससी क्रैक किया, पता हो कहाँ जाएगा, सीधे इनकम टैक्स का कमिश्नर बनेगा, इनकम टैक्स का कमिश्नर, वो हेड ऑफ इनकम टैक्स बनेगा फ्यूचर में, वो बड़े लेवल, क्योंकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। चार्टर्ड अकाउंट इन द सेंस कि कॉमर्स का, मतलब कि अकाउंटेंसी का, फाइनेंस का और टैक्सेशन का प्रॉपर नॉलेज हो गया और यूपीएससी करेक्ट कर गया, तो वो सिविल सर्वेंट पे जाएगा गवर्नमेंट के, मतलब कि जो टॉप लेवल पे। या फाइनेंस सेक्रेटरी जो होता है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री होता है, जानते हो ना, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी डिपार्टमेंट ग्रुप्स होते हैं, जैसे जीएसटी की काउंसिल होती है, फाइनेंस सेक्रेटरी, इनकम टैक्स का जैसे मान लो कि गवर्नमेंट बजट लाता है तो उसमें फाइनेंस मिनिस्टर जो है स्पीच देते हैं, तो सारा दिमाग उनका थोड़ी रहता है, उनके पीछे एक टीम रहती है, उस टीम में कौन रहता है, सीए रहता होगा, सीएस रहता है। और सीए कौन सा, जो सुपीरियर सीए, जो कहीं आप मान लो कि एक सीए यूपीएससी क्रैक कर दिया तो उसका दिमाग समझ लो कितना ज्यादा तेज होगा, तो वैसे को फाइनेंस सेक्रेटरी में रखा जाएगा अच्छी से। चलो, तो हमेशा अपना गोल हमें बड़ा रखना है, और बड़ा रखने के हमको एफर्ट शुरू से, मतलब अगर आप 11th में अगर छोटी सी टेस्ट भी हो रही है तो यू हैव टू गिव योर बेस्ट, चाहे जहां भी हो, समझ गए। तो ये एक नियम है। हाँ, और हम टेस्ट का बता रहे थे कि अगर चैप्टर जैसे होता है तो हर चैप्टर का टेस्ट मंथली आपका जनरली होगा। उस टेस्ट में आपको पहले से 3-4 दिन पहले अनाउंस कर दिया जाएगा कि आपका टेस्ट होना है। टेस्ट में प्रेजेंट होना जरूरी है, प्रेजेंट नहीं रहेंगे, देखिए मुझे नुकसान कम होगा, नुकसान आपको ज़्यादा होगा। आप यहाँ पढ़ रहे हैं ना, तो आप एक कोर्स कर रहे हैं, कोर्स का फी आपके पेरेंट्स जो है आगे पीछे लेट सवेर जमा कर देंगे आपके। हो के मेरा काम तो हो गया, हमने पढ़ाया, सिलेबस आपने पढ़ा, मैंने मुझे फी मिल गया। बट अगर आप मान लो कि मेन समय पे आप एब्सेंट कर गए तो अल्टीमेटली लॉस आपको होगा। वो लॉस पता है उस समय आपको पता नहीं चलेगा, अरे छोड़ो नहीं यार, टेस्ट नहीं दिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो लॉस कब पता चलेगा, 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद, जब आप उस लाइफ में वहाँ पर प्रैक्टिकल जी रहे होगे तो आपको फील होगा कि ये छोटका मोटका जो चीज़ था ना, उसको हमको जरूर ध्यान देना चाहिए था, इग्नोर नहीं करना चाहिए था। ये दूसरा टेस्ट आपका जो होगा वो सरप्राइज टेस्ट होगा। सरप्राइज टेस्ट इन द सेंस कि हम कभी भी बिना बताए आपसे एक छोटा सा टेस्ट ले लेंगे। वो टेस्ट कैसे होगा, वो टेस्ट मान लो कि जैसे हमने कोई टॉपिक पढ़ाया, आपसे पूछा जाएगा टॉपिक समझ गए बढ़िया से, आप क्लास में बोलेंगे हाँ सर समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर दिक्कत है पूछ लीजिए, आप बोले कोई दिक्कत नहीं, तो मैं क्या समझूंगा, बच्चा समझ गया। अब एनी टाइम कभी भी, आज मुझे मान लो कि टेस्ट लेने का मन कर गया, हम सरप्राइज टेस्ट मार देंगे आपको, तो प्रिपेयर रहेंगे आप। प्रिपेयर जैसे अब हम ऐसा क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे कि आप हमेशा अप टू डेट रहेंगे। अप टू डेट इन द सेंस कि आपने क्लास किया, पढ़ा, सीखा और उसको घर पे रिवाइज किया। तो इससे क्या होगा ना कि देखो बूंद बूंद तालाब भरता। आपका मैं अमेजोन का एग्जांपल आपको बताया था ना, अमेजोन नदी का, कि कंसिस्टेंट अगर आप रहते हैं तो आप ड्रॉप ड्रॉप से आप नदी तालाब बना सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम डेली अगर अपने समय को हम एफर्ट पढ़ाई पे डाल रहे हैं, डेली डाल रहे हैं कि हमको 5 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा पढ़ना है, और समय को थोड़ा बढ़ाइए और कंप्लीट अपने आप से करोगे तो कहने कि आप एकदम प्रॉपर उसमें एक्सपर्ट, स्पेशलाइज हो जाओगे, स्किल्ड हो जाओगे। और जिस चीज में आप स्किल्ड है आप अच्छा बनाओगे अपने लाइफ को, करियर को, पैसा भी बनाओगे। कॉमर्स में हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको पैसा बनाना है जीवन में। क्या बनाना है, पैसा। मनी, मनी इज नॉट गॉड, मनी इज नॉट गॉड बट इट इज इक्विवेलेंट टू गॉड, है ना। पैसा के पीछे सब जाता है, और पैसा है तो सब कुछ है। तो पैसा बनाना सीखना आपको लाइफ में है। लेकिन अभी जो एज है आपका, वो एज आपका पैसा बनाते कैसे हैं वो सीखने का एज है। अभी से आप छोटा मोटा पैसा मत बनाइएगा। अभी कोई मान लो कि बिना पढ़ा लिखा भी करोड़पति बन जाता है, तो वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ऐसे होता है। लेकिन कोई भी इंसान अगर आगे बढ़ता है तो पढ़ाई से। तो अभी आपको लर्निंग फेज आपका क्या है, लर्निंग, LEARNING, लर्निंग। अब लर्निंग फेज जैसे हम निकलेंगे तो L को क्रॉस कर देना, हटाओ इसको, डिलीट मारो, क्या बनेगा, अर्निंग फेज बनेगा। अल्टीमेट एम पैसा, गलत तरीके से नहीं। हम बिजनेस को कोई एडवाइस दे रहे हैं, हम बिजनेस से कोई सीए लेवल पे हम वहां एडवाइस दे रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं, हमारे डिसीजन से, हमारे एडवाइस है कंपनी का प्रॉफिट 100 करोड़ बढ़ गया। कोई बड़ी बात नहीं होगी 100 करोड़ बढ़ना आपके डिसीजन से। एक छोटा सा, अगर मान लो कि जियो है, अगर अपने वो जो रेट होता है सब्सक्रिप्शन रेट, उसमें 1 रुपया ऊपर नीचे कर दे तो उससे 100 करोड़ का भी, करोड़ों का ना फर्क पड़ जाएगा, पड़े नहीं पड़ेगा।
तो वो तो लार्ज स्केल पे है ना, हमारा एक छोटा सा दुकान लोकल स्केल पे वहाँ छोटा सा डिसीजन में 500,000 2,000 का ऊपर नीचे होगा, लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनी वहाँ एक छोटी सी डिसीजन ऊपर नीचे कर देती है। तो आपको लार्ज और बड़े स्केल पे सोचना है। चलिए हम लोग आगे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो जो हमने बेसिक्स बताया था उसमें भी आप लोग गलती कर गए हैं। जब हम पढ़ा रहे हैं तो हम कोई भी टॉपिक बताते हैं तो उसमें हम आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन करते हैं ना, एग्जाम्पल एक्सप्लेन करते हैं। तो जब आपसे एक सवाल पूछा जाता है तो यू हैव टू गिव एग्जाम्पल ऑल्सो। एग्जाम्पल जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। एग्जाम्पल जैसे किताब में जो हम पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी को अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं कि उसके प्रैक्टिकल नॉलेज को लाइफ में अप्लाई करते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज को अगर कोई एमबीबीएस कर लेता है उसको बोलते जाओ सर्जरी करो, करेगा? हो सकता है वो गलती कर जाए, लेकिन जब वो सीखेगा सर्जरी कैसे होता है, वो देख रहा है, लाइव देख रहा है, 2-3 छोटा मोटा करता है एंड देन वो एक्सपर्ट हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है थ्योरेटिकल के साथ साथ। और कोई भी कॉन्सेप्ट आता है जहां सर ने एग्जांपल बताया है और आपसे एक सवाल पूछा गया है तो यू हैव टू गिव एग्जांपल आल्सो। एंड वर्ड पे ध्यान देना। जैसे हम अकाउंटिंग का डेफिनेशन बताया तो उसमें 3 वर्ड याद रखिएगा। 3 वर्ड क्या बोले थे? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। आप किसी ने 3 वर्ड नहीं यूज किया और इसका हमेशा हम जोड़ दिए थे। और वो बोले थे कि मस्ट बी यूज इन सीक्वेंस मोड, तो आपको सीक्वेंस यूज करना है। तो ये सब चीजें ध्यान रखने हैं। एवरी टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग हम यूज करना है। आपने एक एग्जांपल दिया था स्कूल वाला ट्रांजैक्शन इवेंट्स पे, वो ट्रांजैक्शन इवेंट्स पे स्कूल का एग्जांपल तो ठीक है, बट हम अगर अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं तो हमें जो एग्जांपल देने हैं ट्रांजैक्शन इवेंट्स के वो बिजनेस से रिलेटेड कि हमने सेल किया, हमने परचेज किया, तो मेरा ये कॉस्ट हुआ, परचेज किया, ये मेरा ट्रांजैक्शन है, हमने सेल किया, ये भी ट्रांजैक्शन है, इससे मेरा जो रिजल्ट प्रॉफिट आया वो मेरा इवेंट हो गया। तो हम अगर अकाउंटेंसी पढ़ते हैं तो हमें टर्म्स यूज करने हैं अकाउंटिंग के, और हम बिजनेस लॉ पढ़ेंगे। अभी तो आपको पढ़ना नहीं है। अगर आप लॉ पढ़ते तो आप किस टर्म को यूज करेंगे? लॉ लीगल टर्म को यूज करेंगे। कोई 2 एडवोकेट जब बात करता होगा तो किसकी बात करता होगा? क्राइम वगैरह, क्राइम रेट क्या है, क्राइम रेट कितना गिरा ऊपर ऊंचे हुआ है। उसमें जब कोई 2 इन्वेस्टर बात करता होगा जो कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ, वो बात करता है भाई किस कंपनी का शेयर खरीदना है, किसका बेचना है, आज इसका स्थिति खराब हो गया, कल 1 मिनट में शेयर मार्केट ऐसे से ऐसे हुआ था। मेरी 32,000 की प्रॉफिट चल रही थी कल, बहुत मैं खुश था। सुबह 9 बजे उठा तो मतलब 9:15 बजे देखा तो 35,000, फिर 32,000, फिर 25 पे चल रहा था, 25-20 के करीब में मेरा प्रॉफिट चल रहा था। 1:26 पर जब देखते हैं तो गिरते 4,000, 3,000, 2,000 और लास्ट में 3:30 बजे 1500 के करीब में मेरा लॉस में आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ? तो मार्केट में हमेशा आप कॉमर्स लेते हो तो मार्केट को जानोगे, मार्केट में अपडेट रहोगे। जब आप मार्केट में अपडेट हो तो कॉमर्स का फायदा उठाओगे। हम मार्केट में अपडेट नहीं तो कॉमर्स का कोई फायदा नहीं उठाओगे। क्या हुआ था कि 1:25 पर या 1:26 टाइम देखिए, 1 मिनट में खेला हो गया। जो इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर था वो बोलता है कि हम चुन के मारेंगे जिसने हमला किया है। इसका मतलब क्या होता है कि ईरान हमला किया। अब इजराइल जानते होंगे, इजराइल का स्टोरी समझिएगा। उसका एक जो रॉ एजेंसी है, क्या नाम है जानते हैं? मोसाद, वो जानते हो सबसे खतरनाक है। तो ये जो लैंग्वेज बोला ना, तो इससे क्या हुआ कि मार्केट में ग्लोबल नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया। निगेटिव आया था, कुछ जो पॉजिटिव चल रहा था सीधे नीचे गिर गया। ये सब चीजें होती है। अब आगे बढ़ोगे, जब करियर बनाओगे साइंस में या सीए वगैरह में, तो ये सब चीज का इंपॉर्टेंट समझ में आएगा। बट हम आपको अभी स्ट्रक्चर बेस बना रहे हैं कि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कोई चीज का। बेसिक अकाउंट्स में हमने जस्ट डिस्कस किया था डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मतलब होता है कोई भी ट्रांजैक्शन इवेंट होगा उसके 2 इक्वल इंपैक्ट्स पड़ते हैं, द डेबिट एंड द क्रेडिट। डेबिट स्टैंड डीआर को डेबिट करते हैं और सीआर को हम क्रेडिट करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम का 3 चीज हमें याद रखना है। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर डेवलप होता है, कोई सिस्टम को अगर हम फॉलो करते हैं तो कहेंगे कि उसका ओरिजिनेशन होता है। जब हमारी कोई लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है तो उस प्रॉब्लम के हम सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, उस सॉल्यूशन अगर निकल गया तो हम एक उसको प्रिंसिपल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? भैया यही इस प्रॉब्लम का यही सॉल्यूशन है, अब ऐसा प्रॉब्लम कभी भी आएगा तो इसी को हम अप्लाई कर देंगे। अब वो उसने एक लुकास पास्कल, एक छोटे बिजनेसमैन थे, उनके साथ प्रॉब्लम हुआ तो उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया, डबल एंट्री सिस्टम, जहां पर उन्होंने हर ट्रांजेक्शन को
दो फॉर्म में बांटे, डेबिट में और एक क्रेडिट में। तो ये इन्वेंट हुआ था 1494 में, लुकास पासोली इसके इन्वेंटर थे, और ये इन्वेंट कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। यू हैव टू रिमेंबर 1494, 1794 ने बहुत वजह 1794 में लिख दिया है। चलिए, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। एजम्पशंस मतलब होता है कुछ को मानकर चल रहे, एज्यूम करके चल रहे कि ये सिस्टम हम एज्यूम कर रहे थे। अब एजम्पशन में अकाउंटिंग एजम्पशन के फंडामेंटल मतलब बेस कि हमें कोई भी अकाउंटिंग करना है, इधर सोल ट्रेडिंग का, सोल ट्रेडिंग मतलब प्रोप्राइटर जो छोटा बिजनेस है, लोकल बिजनेस का, पार्टनरशिप बिजनेस का, फैमिली बिजनेस को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF कहते हैं, LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का करना है, या कोई कंपनी का करना है। कोई कंपनी आपका डोमेस्टिक कंपनी भी हो सकता है, या फॉरेन कंपनी जो बिजनेस कहाँ कर रही है, इंडिया में। जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अभी टेस्ला का न्यूज़ सुनते होंगे, आपका टेस्ला हो गया, आपका गूगल हो गया, आपका अमेजॉन हो गया, वॉलमार्ट हो गया, ह्यूंडई हो गया, सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, नाइकी एक्सेट्रा। ऑल द कंपनीज डूइंग बिजनेस इन इंडिया, इधर डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी। तो वहां पर हो क्या रहा है कि सब बिजनेस कंपनी कर रही है, तो मॉनेटरी मनी के टर्म में अकाउंट ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तो रिकॉर्ड करने के लिए हमको अकाउंटिंग करना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग करने का एक बेस बनाएंगे ना कि कैसे। अब हर कंपनी अपने तरीके से एडजस्टमेंट करेगी। जैसे हमारे फैमिली में, आपके फैमिली में, आपके फैमिली में, सबके फैमिली में सेम सोच तो नहीं होगा ना, कि किसी का अपना कॉन्सेप्ट होगा, किसी का अपना, किसी के घर से कोई साइंस कर ले, या किसी घर से कोई कॉमर्स लिया, कोई CA कर रहा है, कोई MBA कर रहा है, हर का अपना है। लेकिन एक चीज होता होगा कि जब हम एज ए नेशनल लेवल पे जब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं, GST की बात करते हैं, प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं, गवर्नमेंट नेशनल इकोनॉमी की बात करते हैं, तो वहां पर हर बिजनेसमैन अपना जो प्रॉफिट हिसाब किताब करता होगा, तो एक वे को फॉलो करता होगा, जहां पर रिलायंस, टाटा, माइक्रोसॉफ्ट या कोई भी कंपनी सेम तरीके को फॉलो करती है कि अकाउंटिंग इसी तरीके से फॉलो करना है। जिससे 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजेंसीज है। 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजेंसी आपका C फॉर कंसिस्टेंसी, A फॉर एक्रूवल, G फॉर गोइंग कंसर्न। कंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट, निरंतरता। फ्रीक्वेंसी मतलब हमारे कोचिंग आने का टाइम कंसिस्टेंट है, 8 बजे आपका क्लास चलता है, कंसिस्टेंसी है, आप रेगुलर आते हैं, कंसिस्टेंसी है। हम जब कंसिस्टेंटली सेम टाइप को फॉलो करते हैं तो हम कहेंगे उसको कंसिस्टेंसी। बिजनेस में भी जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो किसी मेथड को हम फॉलो करते हैं कि यही मेथड हमको अप्लाई करना है, ये कहलाएगा कंसिस्टेंसी कहलाएगा। हाँ, उस मेथड को हम मान लो अप्लाई कर रहे हैं और उसे मान लो कि कंपनी को नुकसान होने लगा, एडवर्स इफेक्ट हुआ। क्या हुआ? एडवर्स। एडवर्स मतलब उल्टा प्रभाव होना, फेवरेबल मतलब पॉजिटिव होना। एडवर्स हुआ नुकसान के लिए, फेवरेबल क्या हुआ? प्रॉफिट के लिए। हाँ, तो कभी कभी ये भी होता है कि हम जिस सिस्टम को फॉलो करते हैं वो नुकसानदायक हो रहा है, तो हम सिस्टम को क्या कर लेंगे? चेंज कर सकते हैं, बट हमेशा चेंज नहीं कर सकते। एक्रूअल एज वी नो हमने डिस्कस किया था कि जब हम बिजनेस करते हैं तो अकाउंटिंग के एक ईयर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ईयर, जिसको अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। हर बिजनेसमैन अपना क्या करता है? अकाउंटिंग ईयर मेंटेन करता है कि हमको साल भर का हमको डेटा निकालना है। जैसे अभी जस्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, अभी आप जैसे आप न्यूज, हाँ कुछ चीज हम आपको बता देते हैं। न्यूज टीवी भी देखते हैं क्या? नहीं देखते ना, आप लोग तो मोबाइल वाले दुनिया के इंसान हैं। मोबाइल सबके पास होगा, इंस्टाग्राम पे पेज आप लोग क्या बोलते हैं उसको, प्रोफाइल आईडी होगा सबका इंस्टाग्राम पे ना, कुछ या फेसबुक होगा, तो उसमें ना ये कुछ न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जैसे टाइम्स नाउ हो गया, ET मनी होता है, ET, E फॉर इकोनॉमिक, T फॉर टाइम्स, ET मनी को आप सब्सक्राइब करिएगा। CNBC आवाज को सब्सक्राइब करिएगा, G बिजनेस को सब्सक्राइब करिएगा। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब हम ये तो नहीं करेंगे ना कि न्यूटन वाला कोई लॉ होगा उसको सब्सक्राइब कर लेना। आपका कैरियर फाइनेंस में होने वाला है, कॉमर्स में, तो वैसे को सब्सक्राइब करोगे तो जब रील्स ही देखोगे तो वैसे भी रील्स आ जाएंगे बिजनेस से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड। तो आप अगर सोशल मीडिया पे ना, तो सोशल मीडिया को भी आप ऑप्टिमम बेस्ट यूज कर सकते हो। अब कैटरीना कैफ, विकी कौशल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, सलमान खान पे कौन बंदूक चलाए, गोली चलाए, वो सब्सक्राइब, मतलब वैसे न्यूज आ रहे हैं, तो आपके मन में तो वही सब न्यूज चलते रहेगा कि देखो ना बिश्नोई, तो आप बिश्नोई के फैन हो जाइएगा। आजकल सुनते हैं बिहार में भी बहुत सारे फैन बिश्नोई के हो गए हैं, वो अलग है। हमें अपना कैरियर जब बनाना है तो हमें उस प्रकार के सोशल मीडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, बहुत सारे चैनल्स होते हैं, उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं कि जब हम मोबाइल खोले तो वही दिखे। तो उससे क्या होगा? आपके माइंड में एक पॉजिटिव, मतलब उस न्यूज को आपको वो न्यूज आ जाएंगे, है ना।
चलो, तो एक्रोल क्या कहता है कि अकाउंटिंग का जो हम फॉलो करते हैं, हर साल का अपना एक डेटा होता है। जैसे फाइनेंशियल ईयर 24 खत्म हुआ है तो कंपनी अपना रिजल्ट अनाउंस कर देगी। उससे बहुत सारी कंपनी, फोर्टिस कंपनी है जो इसका हॉस्पिटल है, फोर्टिस का नाम सुने हैं? फोर्टिस, FORTIS, फोर्टिस मलार हॉस्पिटल है, जैसे आपका हॉस्पिटल है, और जैसे टाटा का हॉस्पिटल है ना वगैरह वगैरह। तो ये कंपनी ना डिविडेंड अनाउंस करती है, किसी कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट आता है, प्रॉफिट बढ़ गया, घट गया, यस बैंक हो गया, SBI हो गया, ICICI, तो ये सब कंपनी अपना जो है मतलब कि एक फाइनेंशियल जैसी एंड हुआ तो रिजल्ट डिक्लेयर करती है। तो हर कंपनी, चाहे वो नन कंपनी हो, प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, हर कंपनी को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट ईयरली मेंटेन करना पड़ता है। कोई बिजनेस 25 साल से चल रहा है, कोई बिजनेस 200 साल से चल रहा है, हो सकता है कोई बिजनेस 100 साल से ऊपर का होगा कि नहीं होगा। टाटा 100 से ऊपर का होगा, टाटा आजादी से पहले का है। आपका RBI जो सेटअप हुआ था 1934 में हुआ था, 90 साल अभी जस्ट हुआ है, उसका 90 रुपया का सिक्का भी निकला है RBI का। SBI 1935 में आया था, 70 साल हो गया, 70 नहीं 89 ईयर्स हो गया ना, तो बहुत सारी कंपनी पुरानी भी है। तो बताओ, कंपनी तो है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई प्रोप्राइटर से बिजनेस ही है, तो वो भी तो चल रहा होगा, 10-15 साल से चल रहा होगा। हम बचपन में भी उनका दुकान देखे थे, अभी भी दुकान देख रहे हैं, हो सकता है। तो अब 10 साल से कोई बिजनेस चल रहा है, तो क्या 10 साल तक कोई हिसाब नहीं रखा होगा? ईयरली वो अपना डेटा कलेक्ट करेगा ना, रिजल्ट आएगा। तो ये एक्रूअल कहता है कि व्हाट एवर income or expenses accrued during the accounting year should be recognized in that year. आपको अगर फाइनेंस, जैसे अभी करंट फाइनेंशियल कौन सा चल रहा है, 24-25 चल रहा है ना, क्योंकि हम अप्रैल 24 में जी रहे हैं, तो अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। कहां शुरू होता है? अप्रैल से। ये अप्रैल 24 बाद एंड कब होगा? 25 मार्च में। तो ये 24-25 करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है और एंड हुआ 23-24 एंड हुआ। तो सर 23-24 के जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए होंगे, किसी का सैलरी होगा, किसी का रेंट होगा, किसी का इलेक्ट्रिसिटी, एसेट्स, डेप्रिसिएशन, मशीन, लायबिलिटीज, कुछ भी ट्रांजैक्शंस हुए होंगे, उसको उसी साल मेंटेन करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अगर किसी का मार्च का सैलरी बचा हुआ है, हम आज 19 मार्च अप्रैल है, 19 मार्च को भी बोले तुम्हारा मार्च का सैलरी ले लो, तो मार्च का सैलरी हम अप्रैल में दे रहे हैं, तो 1 साल का अंतर हो गया। बोलेगा सर कैसे, तो 1 महीना का अंतर हुआ। हमने आपको क्लियर कर दिया है, मार्च हो गया पिछला फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल हो गया ये फाइनेंशियल, तो करंट ईयर प्रीवियस ईयर हो गया। तो मार्च का पेमेंट, यानी कोई स्टाफ है जिसका मार्च का सैलरी हम अप्रैल में दे रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? 100% हो सकता है। तो सर यहां पर हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि मार्च वाला सैलरी को मार्च में मानना पड़ेगा, लेकिन आप मार्च में तो दिए नहीं थे, हम दे रहे हैं अप्रैल में, हमको देना था ना। अब जो पैसा मेरे ऊपर है कि मुझे देना है, हमने अभी तक नहीं दिया, वो मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी के एसेट्स। कल बताया थे लायबिलिटी को बोलते हैं दायित्व। क्या बोलते हैं बेटा? दायित्व बोलते हैं। लायबिलिटी मींस द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। लायबिलिटी मींस व्हाट? द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन व्हिच आर गोइंग टू पे इन नियर फ्यूचर, यानी मेरे ऊपर जो लायबिलिटी है जिसका पेमेंट फ्यूचर में करेंगे। कोई इशू नहीं है। उसी का उल्टा होता है एसेट। एसेट मींस संपत्ति। एसेट मींस व्हाट? प्रॉपर्टी, संपत्ति, जिसको बेच कर पैसा कमा सकते हैं या जिसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे ये स्क्रीन हो गया, ये व्हाइट बोर्ड हो गया, ये फर्नीचर हो गया, ये रिंग लाइट फोन, आईपैड, दीज ऑल आर द एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। या किसी के यहाँ मेरा पैसा बकाया है, बैंक में मेरा पैसा जमा है, शेयर हम किसी कंपनी का शेयर खरीदे हुए, मेरे लिए एसेट की लायबिलिटी है, एसेट है, हम बेचकर पैसा ले सकते हैं। तो एसेट मतलब संपत्ति जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर आते हैं, कुछ हमने एग्जांपल किया था। एक्रूअल कॉन्सेप्ट तो बता दिया हमने आपको, कंसिस्टेंसी नहीं ना बताए थे, सिर्फ ओरली बताए थे। चलिए, तो आज का हम लोग लेक्चर लिखेंगे, 3rd होगा ना आज? L4। अभी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं अकाउंटिंग पे। अभी हम प्रैक्टिकल अकाउंटिंग कैसे करते हैं, प्रॉफिट वो नहीं निकाले, कॉन्सेप्ट समझ जाए। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी तो आप समझ चुके हैं, निरंतरता।
आप किसी चीज में क्या है, निरंतर है, तो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंसी। हमने एक एग्जांपल दिया था अमेजोन नदी का, याद है? Yes. क्या एग्जांपल दिए थे? बूंद पानी गिरता है उसमें। और बूंद, एक बूंद से दूसरे बूंद गिरने में 8 कितना समय सेकंड, लगता है? 8 सेकंड लगते हैं। यूट्यूब पे कभी वीडियो देखिएगा, ओरिजिनेशन कंसिस्टेंट, लेकिन वो कंसिस्टेंटली अगर गिर रहा है तो देखिए नदी बना दिया। आप कहावत सुनते होंगे अपने मम्मी पापा से, दादा दादी, नाना नानी से, बूंद बूंद से तालाब भरता है। सुने ना? सुने कि नहीं सुने? Yes. अब जैसे हमारी कमाई मान लो कि महीने की, किसी कमाई मान लो महीने की 40-50 हज़ार रुपये है, और सोचता है कि हम 40-50 हज़ार से हम 1 करोड़ बना ले। नहीं, एक महीना, एक साल में तो नहीं ना हो पाएगा। लेकिन कंसिस्टेंटली वो पैसे को अगर आप सेविंग हैबिट लगा देता है, इंसान को सेविंग हैबिट पे जाना चाहिए। एंड सेविंग हैबिट से आप इन्वेस्टमेंट हैबिट पे, इन्वेस्टमेंट की आदत बना लोगे ना। अब इन्वेस्टमेंट का आदत क्या होगा? आपको मॉडर्न सोचना पड़ेगा कि शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, ये सभी चीज़ें इन्वेस्टमेंट के हैं। बैंक में एफडी के इन्वेस्टमेंट कहीं से तरीका नहीं है। जैसे बहुत लोग जमीन बेचते हैं, पैसे कहीं से आता है, सैलरी का पैसा आया, इन्वेस्टमेंट कहाँ रख दिया? एफडी कर दिए। तो वो सेविंग स्ट्रेटजी या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी नहीं कहलाता आज के समय में। आज के समय में इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कहलाता है कि आप थोड़ा सा एग्रेसिव चल रहे हैं। म्यूचुअल फंड हो गया, अब मंथली हम अगर SIP करते तो एक समय ऐसा है कि पैसा आपको लमसम बहुत अच्छा देगा। लेकिन SIP ही आप करते हो, शेयर खरीदते हो, तो कंसिस्टेंट हो ना। उसी प्रकार हम अकाउंटिंग करते हैं। तो जैसे ये एसेट्स, ये सब क्या है? बताओ, अब मान लो हमने 3 साल पहले ये 1 लाख रुपए में खरीदा था, अभी हम बेचेंगे तो 1 लाख मिलेगा कि कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा? कम मिलेगा ना। उसी प्रकार आप जैसे कार खरीदे, बाइक खरीदे, मोबाइल खरीदे, या कोई भी मशीन खरीदे, मशीन मतलब जो मशीन होता है, जैसे AC भी मशीन है, iPad भी मशीन है, ये भी मशीन है। आपके पास जो कार, ट्रैक्टर, जो भी चीज है वो कौन है? क्या है? मशीन। फैक्ट्री में जो प्लांट है जिससे प्रोडक्शन होता है वो भी क्या है? मशीन। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आपने बोला, ठीक है। तो मशीन जो है समय के अनुसार उसकी वैल्यू क्या होता है ना, गिर जाती है। क्यों गिर जाती है? क्योंकि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम जाती है, उसे वियर एंड टियर होते हैं। वियर एंड टियर मतलब कि उससे टूट फाट जाना, स्क्रैच लगना, पुराना होना, और समय ओल्ड जो होता है ना, कभी कभी वो वैल्यू को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो उसके कारण हम उसको वो गिरता ना वैल्यू, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएट होना मतलब घट जाना, गिरावट। लैंड, जानते? लैंड का वैल्यू समय के साथ क्या होता है? तो उसको डेप्रिसिएट नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे एप्रिसिएट। जैसे नहीं होता है कभी कभी हमको एप्रिसिएशन अवार्ड मिला है स्कूल में, कभी सुने एप्रिसिएशन अवार्ड? क्या होता है? जैसे आप मान लो डेली स्कूल जाते थे, बारिश भी हुआ तो उस दिन रेनकोट पहन के आप स्कूल चले गए, आपकी 100% अटेंडेंस। तो एट द एंड ऑफ द ईयर, साल में क्या होता है? एनालिसिस होता है बच्चे का परफॉर्मेंस की, हाँ ये अच्छा किया तो इसको एप्रिसिएशन अवार्ड देंगे। ये बच्चा हमेशा अब्सेंट करता था, इसको अवार्ड नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है ना? ठीक है। तो एप्रिसिएशन मतलब होता है बढ़ जाना, और डेप्रिसिएशन मतलब गिर जाना। लेकिन जब हम कोई एसेट्स खरीद रहे हैं तो कितना से घट रहा है, कितना से बढ़ रहा है, एक्चुअल में पता कब चलेगा? जब हम बेचेंगे। अगर हम बेच नहीं रहे, हम यूज कर रहे हैं, तो हमको पता चलेगा कितना से गिर रहा है। तो हम एक रेट मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि 10% से गिर रहा होगा, 15% से गिर रहा होगा, और वो रेट मान के हम उसको घटाने लगते हैं कि हमने 1 लाख का खरीदा, 10% से साल का गिर जाएगा, अगले साल इसका वैल्यू हो जाएगा 90,000। फिर अगले साल हम घटाएंगे तो 90,000 पे 10% कर देते हैं, 9,000 घट जाएगा। ऐसे करते करते तो हम क्या करते हैं, एक सेम मेथड कि 10% को हम फॉलो कर रहे हैं कि इस साल भी 10%, अगले साल भी 10%, अगले साल भी 10%, समझ रहे ना? तो ईयर बाय ईयर हम एक सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को फॉलो कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड द कंसिस्टेंसी। दिस इज कॉल्ड द कंसिस्टेंसी कि हम एक रिटर्न डाउन मतलब कि एक सेम मेथड को फॉलो करें, रिटर्न डाउन वैल्यू को फॉलो करें या स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी यही कहता है, कंसिस्टेंसी यही कहता है कि हमारे जो डेप्रिसिएशन के मेथड और रेट होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिखेंगे इसके बारे में। Consistency is the concept which
explain the method of valuation or estimation of any financial data in the same manner. If we follow the same financial method, the same method of accounting consistently year by year, then it we call the fundamental of accounting. Assumptions. Example. Suppose a businessman bought मतलब खरीदा a machinery for rupees 10 lakhs on 1st April 2019, and he charged depreciation at 10% per annum as per diminishing balance method. What will be the value of machinery at the end of 3rd year? A businessman bought मतलब क्या होता है? खरीदना. बाई किया. क्या बाई किया? मशीन. एक बिजनेसमैन अगर मशीन बाई करता है तो रिपीटेडली यूज करने के लिए करता है. ठीक है. मशीन का कोई कार हो सकता है, प्लांट हो सकता है, फैक्ट्री में जो मशीन होते हैं वो हो सकता है, एसी हो सकता है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है, डिजिटल बोर्ड हो सकता है, एनी टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट. जो खरीदा उसकी वैल्यू कितनी है? दिस इज द वैल्यू ऑफ मशीनरी. कि 10 लाख रुपया का हमने एक मशीन खरीदा. मशीन जब खरीदा तो मशीन एक बिजनेसमैन के लिए एसेट्स कहलाएगा. क्या कहलाएगा? एसेट्स कहलाएगा. और खरीदने का डेट क्या है? 1 अप्रैल 19. मुझे बताइए आयुष, आप बताओ किस फाइनेंशियल ईयर में बाई हुआ है? Yes, sir. 19 to 20. 1920 में बाई हुआ. तो 1920 में हमने एक मशीन बाई किया जिसकी वैल्यू कितनी थी? 10 लाख रुपए. ये हमारे लिए एसेट्स है.
बिकॉज हम इसे यूज करके इसे पैसे कमा सकते हैं। हम कोई भी मशीन को यूज करते हैं तो उसको यूज करेंगे तो उससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेगा ना फ्यूचर में मुझे। तो 10 लाख का खरीदा 1920 में खरीदा एंड ही चार्ज डेप्रिसिएशन। अब वो डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज कर रहा है? बिकॉज मशीन एक एसेट्स है जिसपे समय के अनुसार वो ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम, ड्यू टू रिपीटेडली यूज, ड्यू टू वियर एंड टीयर, ये वैल्यू घटने लगता है। तो जो घटने लगता है तो उस घटने वाले टर्म को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएट होता है, ठीक है ना। तो उसने डेप्रिसिएशन का एक रेट एज्यूम कर लेता है कि 10% हम चार्ज करेंगे पर एनम। पीए मतलब पर एनम, एक साल में 10% चार्ज करेंगे, अगले साल फिर 10%, फिर अगले साल 10%। और वो मेथड बोलता है कि हम डिमिनिशिंग मेथड फॉलो करेंगे, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो यहां पर आप देखो ध्यान से कि जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यानी घटाने के तरीके है वो डिमिनिशिंग है। क्या है बेटा? डिमिनिशिंग का मतलब समझते हैं, घटते हुए। डिमिनिश करना मतलब घटना, डिमिनिश करना मतलब क्या होता है? घटना। यानी ईयर 1 में 10 लाख पे 10% चार्ज होगा डेप्रिसिएशन, कितना हो जाएगा? 1 लाख। तो उसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी? तो वैल्यू घटकर 9 लाख हो गई। तो ईयर 2 में हम 10 लाख पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, 9 पे करेंगे। डिमिनिशिंग, समझ में बात आ रही है बेटा? जो घटा हुआ वैल्यू, जो नेट वैल्यू है उस पे चार्ज करेंगे। क्या कंपाउंडिंग कर सकते हैं, बट यहाँ पर जैसे क्या कि हम सेम मेथड फॉलो, मतलब कि मेथड हम चेंज नहीं करेंगे। हर साल आपको ये साल 10% कर देते, कल अगले साल 15% करते, फिर 8% करते, ऐसा नहीं। 10% सेम मेथड, तो उसको कंसिस्टेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंसी। हमारा सवाल क्या है? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मशीनरी एट द एंड ऑफ द, तो 3 साल के अंत में बोल रहा है, तो हमको 3 साल का क्या चार्ज करना है? डेप्रिसिएशन। क्या चार्ज करना है? तो अब देखो ध्यान से, ईयर 1 कब एंड होगा बता सकते हैं? 31/3/2020 हो सकता है ना। ईयर 2 अभी लिखेंगे नहीं, देखिएगा ये कब खत्म हुआ? 31/3/2021। ईयर 3 लिखेंगे नहीं, अभी देखिएगा, अभी देखिए बेटा, जब हम बोलेंगे लिखने के लिख सकते हैं आराम से। 2022। कोई इशू नहीं, ये 3 साल है। अब देखो यहां पर मशीन की वैल्यू कितनी है? $10 लाख है। हम उसमें से क्या माइनस करेंगे? कितना परसेंट? कितना आएगा? 9 लाख हो गया। बोलो हाँ है ना। यही मशीन जो है ईयर 2 में चला जाएगा 9 लाख। अब इस पे 10% कितना आएगा? 1,90,000, 90,000। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 8 लाख। अब यही वैल्यू थर्ड में चला गया। अब इसका वैल्यू कितना आएगा? 7 लाख। अकाउंट्स में आगे कैलकुलेशंस करने को मिलेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब कुछ करने पर करेंगे। घर पे होमवर्क मिलेगा। डू नॉट यूज मोबाइल, मोबाइल से कैलकुलेट नहीं करिएगा। क्लास में हम कर सकते हैं, आप लोग नहीं करिएगा, बिकॉज आपका एग्जाम जो बोर्ड का होगा उसमें मैनुअली कैलकुलेट करने हैं, ठीक है ना बेटा। आफ्टर 12th आपको कैलकुलेट अलाउ किया जाएगा बोर्ड में। तो ये दिस इज। अब बताओ, मुझे बताइए, आयुष नहीं, क्या नाम है इसका? ऋषभ है। BH है तुम की भी वाला है? ऋषभ। बताओ बेटा ऋषभ, वैल्यू, मेरे सवाल को ध्यान सुनिएगा, ऑफ मशीनरी ऑन 31 मार्च 21 कितना होगा? 1,10,000। कहाँ? अच्छा 8,10,000, 8,10,000, 8,10,000 का बोलता हमको 1,10,000, 8,10,000 सही बोला है गलत बोला है? सही बोला है, क्योंकि 21 का ये डेटा बोला है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। वैल्यू ऑफ मशीनरी, आप बताइए तान्या, ऑन 1
1/4/2019 को कितना होगा? और कोई बोल सकता है? क्या जवाब सही दिए हैं? 1/4/19 को मशीन का वैल्यू कितना होगा? इनका जवाब है 9 लाख। आपका कितना जवाब है? Sir, actually, नहीं समझे। कहाँ से नहीं समझे? सवाल से 10 नहीं लाख समझे। 10 लाख होगा। मशीन कितने खरीदाया था? sir, वो माइनस जो कर रहे हैं 1/4/19 को 10 लाख नहीं होगा। माइनस करे वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं आप। क्वेश्चन फॉलो कर लिए, क्वेश्चन फॉलो कर ली ना। 1 अप्रैल को मशीन खरीदाया था ना, कितने खरीदाया था? और ईयर बाय ईयर हम उसको घटाएंगे ना, मतलब कि ईयर एंड ईयर घटेगा तो पुराना हो जाएगा। हम कितना रेट माने हुए? 10%। 10%। अब समझो बेटा, ईयर 1 एंड कब होगा? 19 में खरीदे 20 में एंड होगा ना। ईयर 2 21 में खत्म होगा और ईयर 3 22 में खत्म होगा। समझ गए ना? तो ईयर 1 में जो स्टार्टिंग में वैल्यू ऑफ मशीन कितनी थी? 10 लाख हम कितना से घटाएंगे? 10%। तो 10 लाख का 10% कितना आएगा? क्लियर है ना? ये माइनस हो जाएगा तो कितना वैल्यू बचेगा? ये 90 लाख नहीं, नो नहीं, फिर से बोलो। 9 लाख। ये 9 इतना आया। अब इस पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। उसका 10%। डिमिनिशिंग वर्ड, घटते हो, जो घटा हुआ नेट वैल्यू उसका चार्ज करो। उसका 10%। उसका 10% इतना ही आएगा। इसमें से ये माइनस हो गया, ये आ गया। अब ये वैल्यू यहाँ आया, इसका भी 10% इतना आएगा। हमको 3 साल तक ही चलना है। चौथे साल तो आप खुद चाह सकते हैं। चौथे साल में ये ले लीजिएगा, इसमें से घटा लीजिएगा। चलिए कितना आएगा बेटा? 10 लाख आएगा। वैल्यू ऑफ मशीनरी, आयुष आप बताइए। 31/3/2022 को कितना होगा? 31 दिन 2022। लास्ट ईयर इतना। आप बताइए, स्क्रीन पर सब दिख रहा है? नहीं दिख रहा है क्या? यस सर। कितना होगा? सर वो जो लिखा हुआ जो लिखा हुआ तो सबको पता है, वैल्यू बता। इन्होंने बोला कि जो है वही है। आप बताइए। 7,29,000। आयुष काहे गड़बड़ कर रहा है बेटा? सामने लिखा हुआ है बेटा। अच्छा, एक सवाल आपसे, उत्कर्ष नाम है बेटा? यस सर। चलिए, तुम्हारा पहला दिन है, पहला सवाल तुमसे। देखते हैं, बैट्समैन आया है क्रीज पर, आईपीएल चल रहा है, पहला बॉल मिलता है और वो जवाब क्या देता है? बाउंसर है, जवाब दे दीजिए। कितना वैल्यू होगा 1/4/2021 को? 8,10,000। 8,10,000। आप बाउंसर पे आउट हो चुके हैं। अच्छा, 1/4/21 पूछे ना? हाँ सॉरी, आप सही है, सही है। 1/4/21 मतलब यहाँ पर ये 1/4/21 से 22 होगा 8,10,000। आई एम सॉरी, 8,10,000। ये सही दे दीजिए जवाब। अब तुमसे सवाल नहीं गया है, एक सवाल तुम बोलो। वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन 1/4/2020, आप बताइए। 9 लाख कितना होगा? 9 लाख। वेरी गुड, 9 लाख होगा। किसी को दिक्कत है तो बोल नहीं सकते हैं। 1/4 वाले में दिक्कत है? किसी को 1/4 में दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। वेरी गुड। देखो यहाँ पर 31 जैसी एंड हो रहा है, तो 31 ने इसका वैल्यू कितना है? तो यही ना 1/4 का वैल्यू होगा, जो 22 में चला गया। चलिए, तो ये हम सेम मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड द कंसिस्टेंसी। दिस इज कॉल्ड व्हाट? कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जहां हम सेम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फॉलो करते हैं तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। यहाँ पे नहीं लोग नोट किया होगा, नोट कर लो इसको।